तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्वेश्चन नंबर 301 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 300 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं? अपने लूसेंट बुक है उसी के केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल में 600 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कराऊंगा, 600 क्वेश्चन बायो के कराऊंगा और 600 क्वेश्चन फिजिक्स के कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले अपन ने केमिस्ट्री के 600 क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें से 300 क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुका हूँ पिछले 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, ये 2 या 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, पिछले क्वेश्चन 300 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आप चैनल जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको लूसेंट बुक केमिस्ट्री वन लाइनर के नाम से। ठीक है, उसमें आपको 2 या 3 वीडियो मिल जाएंगे, उसमें आप 300 क्वेश्चन कंप्लीट करके देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में अब बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 301 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आज का हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 301। देखो, गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो गर्म गैस के गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। लेकिन अपन सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको सामान्यतः गुब्बारों के अंदर भरा जाता है। लेकिन फिर गर्म जल के गुब्बारों, जो गर्म गैस के गुब्बारे होते हैं, उसमें हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को ज्यादा वरीयता क्यों दी जाती है? तो उसका कारण है क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन वायु के साथ में विस्फोटक मिश्रण बना लेती है, लेकिन हीलियम जो होती है वह वायु के साथ में विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। इस कारण से गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम गैस को भरा जाता है, किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 302। देखो, क्वेश्चन नंबर 302 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में अब तक आ चुका है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी कि जो आंसू गैस होती है, आंसू लाने वाली जो गैस होती है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसके 2 रासायनिक नाम होते हैं। एक तो होता है क्लोरोएसिटोफिनोन और एक होता है क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, 2 नाम होते हैं, क्लोरोएसिटोफिनोन और क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, ध्यान रखना, आपको याद रखना है। अश्रु जो गैस होती है, इसका इस्तेमाल कहीं पर भी दंगे वगैरह हो जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है, तो वहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा किया जाता है, आप सबने देखा भी होगा। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है क्लोरोएसिटोफिनोन या फिर क्लोरोपिक्रिन होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 303। देखो, क्लोरोपिक्रिन एक अश्रु गैस है, अपन सबको पता है। तो इसका सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है किसका? क्लोरोपिक्रिन का। तो इसका होता है CCl3NO2। कौन सा होता है? CCl3NO2 किसका सूत्र होता है? क्लोरोपिक्रिन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 304। देखो, क्वेश्चन नंबर 304 अपनी जनरल साइंस के हिसाब से तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये IIT नीट वगैरह एग्जाम में पूछ सकता है। तो अश्रु गैस में किन रसायनों का प्रयोग होता है? तो इसमें ये सारे रसायन होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोबेंजिलिडीन मेनिट्राइल, इसके अलावा डिम्बेक्सोपाइन और इसके अलावा फेनासिल क्लोराइड। ठीक है, इन तीनों घटकों का इस्तेमाल किसमें होता है? अश्रु गैस के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़े। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 305 क्या कहता है? किस गैस को डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया में के रूप में उपयोग किया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत SSC RRB सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में कि कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी गैस का? नाइट्रस ऑक्साइड का किसमें किया जाता है? एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 306, कौन से शीतलकों को घरेलू शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा घरेलू शीतलक है? तो वो होता है अमोनिया। अमोनिया का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? घरेलू शीतलकों के रूप में किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 307, गैस के कौन से घटक आंसू गैस का गठन करते हैं? यानी कि अपन सभी जानते हैं कि बहुत सारी गैसें होती है वायुमंडल में, उसमें से ऐसा कौन सा घटक होता है जो आंसू गैस का निर्माण करता है? तो वो होती है क्लोरीन गैस। कौन सी होती है? क्लोरीन गैस। क्योंकि अपन ने जस्ट अभी आंसू गैस का जो रासायनिक सूत्र देखा था वो देखा था अपन ने CCl3NO2। ठीक है, तो इसमें जो क्लोरीन गैस होती है ये क्या होता है? इस जो आंसू गैस होती है उसका घटक होती है। ठीक है, कुल मिलाकर के क्लोरीन गैस से कौन सी गैस बनाई जाती है? आंसू गैस बनाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका एक घटक होता है। इसके बाद में आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 308 है, कौन सा तत्व एक समचुंबक पदार्थ है? RRB में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व एक समचुंबक पदार्थ है? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक समचुंबक पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 309, कौन से तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाए जाते हैं? देखो, जितने भी जैविक यौगिक होते हैं, जैव यौगिक होते हैं, उन सभी में कौन सा तत्व होता है? वो होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन सभी जैव यौगिकों में पाया जाता है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
310। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 310, कौन से कोयले में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत अधिकतम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोयले, जो कोयला होता है, कोयला 3 प्रकार का होता है। देखो कोयला 3 प्रकार का होता है, एक तो एंथ्रेसाइट होता है, इसके अलावा बिटुमिन होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। इसमें सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट और सबसे बुरा होता है पीट। अब देखो अच्छा और बुरा कैसे पहचानते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है वो सबसे अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के जो कार्बन की मात्रा का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है वो होता है एंथ्रेसाइट में। किसमें होता है? एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कोयले के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 311। देखो भाई, कौन सा कोक बुझा हुआ पत्थर का कोयला होता है? कोक साधारण और सामान्य प्रकार का होता है। यानी कौन सा ऐसा कोक होता है, यानी कोयला होता है जो सामान्य प्रकार का होता है, तो वो होता है बिटुमिन। बिटुमिन कोयला जो होता है वो बिल्कुल सामान्य प्रकार का कोयला होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 312 में। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी देख लेना। पहले ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन जनरल साइंस का इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये लुसेंट बुक के 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 312 क्या कहता है? कौन सी गैस एक प्रदूषक के रूप में वाहन से उत्सर्जित होती है? हाँ देखो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वाहन होते हैं यानी कि जो गाड़ियां होती है उनसे कौन सी गैस प्रदूषक के रूप में उत्पन्न होती है? तो वो हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड मत कर देना, ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वाहनों के इंजन से जो गैस निकलती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 313। देखो भाई, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक पाई जाती है? हम सभी जानते हैं कि अभी जस्ट पढ़ा था कि कोयले में जो सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है वो एंथ्रेसाइट कोयले में होती है। और कितनी परसेंट होती है? 94 से 98% एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इस कारण से सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 314। किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? देखो सूखी बर्फ तो लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन हमेशा ड्राई क्या कहा जाता है? ड्राई बर्फ कहा जाता है, यानी कि ड्राई आइस किसको कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। लगभग सभी प्रकार की स्टेट एग्जाम, चाहे एसएससी की एग्जाम हो चाहे आरआरबी की एग्जाम हो, ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं हुई है जिसमें यह पूछा नहीं गया हो कि ड्राई आइस किसको कहा जाता है। तो ड्राई आइस जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कहा जाता है। ध्यान रख लेना, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कहते, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कहा जाता है आइस, ठीक है, ड्राई आइस, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 315। देखो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है एक तो, और एक है नाइट्रोजन का गैसीय मिश्रण यानी कि N2 गैस। इन दोनों के मिश्रण को कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। कौन सी गैस कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है CO+N2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 316। कौन सा गैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो हम सभी जानते हैं कि कौन सी गैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है, वो होती है मीथेन गैस, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस होती है उसका मुख्य घटक होता है मीथेन। इस कारण से जो CNG होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसका मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 317। किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? तो ध्यान रख लेना, जो लिग्नाइट कोयला होता है उसको भूरा कोयला कहा जाता है। आपने पढ़ा था, अभी जस्ट मैंने बताया था कि 4 प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। इसमें से जो भूरा कलर का कोयला होता है वो लिग्नाइट को कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला होता है और ये भूरे रंग का होता है, इस कारण से इसको भूरा कोयला कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 318। देखो अब यहां से स्टार्ट होता है अपना, किस आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया था? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले आवर्त सारणी दी थी मेंडलीफ ने, ठीक है। और इसने जो आधार माना था वो माना था परमाणु भार, ठीक है। इसके बाद में फिर हेनरी मोजले आया था 1913 में, उसने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी और उसने आधार माना था परमाणु क्रमांक को, ठीक है। तो मेंडलीफ ने क्या आधार माना था? परमाणु भार माना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 319। देखो भाई, किसे फिलोसोफर वूल
यानी कि दार्शनिक ऊन कहा जाता है। बताओ भाई साहब, कौन सी ऊन को दार्शनिक ऊन कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड जो जेडेनो होती है, इसको क्या कहा जाता है? दार्शनिक ऊन कहा जाता है। फिलोसोफर जो वूल कहा जाता है किसको? जिंक ऑक्साइड को। इसके बाद में आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 320। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 320, इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आप ध्यान रख लेना, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो होती है एनोड पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 321। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर अपनी लूसेंट बुक के जो ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, अब तक के इसमें से पूछा गया सब कुछ आगे भी पूछा जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 321 जो कि एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है कि पटाखे की विस्फोट का उदाहरण है, यानी कि जो पटाखे का जो विस्फोट होता है वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वो एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी का? दहन अभिक्रिया का उदाहरण है पटाखे का विस्फोट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 322, किसे सूखे सेल बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी किसे सूखे सेल यानी कि जो बैटरी होती है उसकी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और जस्ता क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक तो अमोनियम क्लोराइड होता है जो कि NH4Cl होता है, और एक होता है जस्ता क्लोराइड यानी कि ZnCl2 होता है। दोनों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? एक बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। ठीक है, दोनों को याद रख लेना अच्छे से। इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 323 यानी 323। देखो भाई, कौन सी धातु कभी भी जंग की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती है? वो भी तब जब उस धातु को हवा में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऐसी कौन सी धातु है जिस पर कभी जंग नहीं लगती है? चाहे आप उसको वायुमंडल में खुला छोड़ दो लेकिन फिर भी उस पर जंग नहीं लगती है। तो वो कौन सी धातु होती है? वो होती है सोना। ध्यान रख लेना, सोना एक ऐसी धातु होती है जिसको अपन अगर वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो भी उस पर जंग नहीं लगेगी। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 324। देखो भाई, वह प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण दोनों होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है? तो वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया, आप सभी जानते हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 325। देखो भाई, वह ठोस जो घोल में घुल जाता है, वह ठोस जो घोल में घुल जाता है क्या कहलाता है? हम सभी जानते हैं जब किसी विलायक में कोई ठोस मिलाया जाता है तो वो उसमें अगर घुल जाता है तो उसको विलेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलेय कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है? विलयन होता है। ठीक है, विलेय प्लस विलायक क्या होता है? विलयन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के अगर अपन किसी ठोस को घोल में घोल देते हैं और वो घुल जाता है तो वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 326। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है। आपको मैं ये भी बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि ये PDF आपको कहां पर मिलेगी, ये भी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। तो बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 326 क्या कह रहा है भाई? भारी जल में हाइड्रोजन के साथ कौन सा परमाणु होता है? बताओ भाई साहब, भारी जल में हाइड्रोजन के साथ में कौन सा परमाणु होता है? कुल मिलाकर के पूछना चाहता है कि जो भारी जल होता है हम सभी जानते हैं D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। तो D कौन होता है? ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है जो होता है ड्यूटेरियम। कौन सा होता है? ड्यूटेरियम। तो कुल मिलाकर के यही कहना चाहता है कि भारी जल में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक इस्तेमाल किया जाता है? तो ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 327, भारी जल की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार भारी जल के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंतर्गत, तो इसकी खोज भी याद रख लेना। इसकी खोज की थी हेराल्ड उर्रे ने। किसने की थी? हेराल्ड उर्रे ने भारी जल की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 328। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 328, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि जो समुद्री जल होता है बहुत ज़्यादा खारा होता है और उसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है। तो इस समुद्री जल को अपने को शुद्ध जल में बदलना है तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अपन बदलेंगे? तो वो होती है विपरीत प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? विपरीत प्रासरण की प्रक्रिया के द्वारा। एग्जाम में आपको केवल प्रासरण भी देखने को मिल सकता है और विपरीत प्रासरण भी लिखा हुआ सकता है। तो कुल मिलाकर के समुद्री जल
को शुद्ध जल में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? विपरीत प्रासरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 329, जब एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? जब भी अपन किसी ठोस को सीधे गैस में बदल देते हैं तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आपने कपूर की गोली कभी भी जलाई होगी तो वो सीधी ठोस अवस्था में होती है, और जैसे आप जला दोगे उसको तो ये सीधी की सीधी गैस में बदल जाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया, यानी कि सब्लिमेशन की रिएक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 330, देखो भाई, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? हम सभी जानते हैं कि जो गंदा पानी होता है, यानी कि पानी के शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब फिटकरी ऐसा क्या काम करती है कि वो पानी शुद्ध हो जाता है? तो ध्यान रख लेना, वो स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करती है? पानी का शुद्धिकरण करती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी शुद्ध जल को, मतलब जो खराब जल होता है उसको शुद्ध जल में बदल देती है, यानी कि पानी का शुद्धिकरण करती है। आगे बढ़ते हैं भाई, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद में देख लेना। आगे आपको पूरे के पूरे 600 क्वेश्चन में केमिस्ट्री के पहले कराऊंगा, उसके बाद में फिर बायो और फिर फिजिक्स के करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 331, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजेंस कहा जाता है, हेलोजन गैसें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 332, कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अलग होती है क्या कहलाते हैं? बताओ भाई साहब, जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना अलग होती है उनको कहा जाता है समावयवी। कौन सा कहा जाता है? समावयवी। कौन से होते हैं? जिनका आणविक सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है, उनको समावयवी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछी जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 333, देखो भाई, विलय को घुला लेने वाले घोल के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसको विलायक कहा जाता है। देखो, जो घोल में घुल जाता है उसको विलय, और जिस विलय को जिस घोल में घोला जाता है वो होता है विलायक, और विलय प्लस विलायक मिलकर के बनाते हैं विलयन बनाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 334, तरल या ठोस में हवा या वायु के मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, तरल या ठोस में यानी कि कोई लिक्विड हो सकता है या ठोस हो सकता है, उसमें अपने को हवा को मिलाना है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं वातन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? वातन की प्रक्रिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी भी ठोस में या द्रव में अगर हवा का मिश्रण किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? वातन की प्रक्रिया के द्वारा मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 335, देखो क्वेश्चन नंबर 334 में आप वातन की प्रक्रिया का आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अपनी जो सोडा वाटर होती है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, माउंटेन ड्यू वगैरह हो गई बहुत सारी, इनके अंतर्गत क्या होता है? लिक्विड के अंतर्गत गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस गैस में देखो, ये तो लिक्विड था, इसके अंतर्गत गैस मिला दी, तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा मिलाया? इसको वातन की प्रक्रिया के द्वारा इसको मिलाया गया है। ठीक है, अब याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 335, देखो भाई, एक तत्व जो विभिन्न भौतिक रूपों में मौजूद रह सकता है क्या कहलाता है? देखो, एक ऐसा तत्व जो अलग अलग भौतिक रूप में रह सकता है उसको एलोट्रोप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोट्रोप्स, जिसके अलग अलग भौतिक रूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 336, देखो भाई, ताप प्रवाह के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि ताप प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मामिति कहा जाता है, क्योंकि ताप क्या होती है? एक हीट होती है, उष्मायित होती है, तो ऊष्मामिति या क्लोरोमेट्री क्या कहा जाता है? ताप प्रवाह के अध्ययन को कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 337, पानी, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जब यौगिक ऑक्सीजन गैस के साथ मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, क्या होता है, जैसे पानी है, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जब यौगिक को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाया जाता है, यानी कि कोई भी यौगिक हुआ उसका ऑक्सीजन के साथ अपन क्रिया करवा रहे हैं, इसका मतलब उसका क्या करवा रहे हैं? दहन करवा रहे हैं, और दहन की अभिक्रिया के द्वारा अपने को पानी, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, तो दहन की परिभाषा पूछ रहा था कुल मिलाकर के यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 338 में। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 338 क्या कहता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। देखो, ऑक्सीकरण आपने सबने देखा होगा कि जैसे कोई तत्व था, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर जैसे कि Mn था, मैग्नीज, वो +2 में था और आगे जाकर के +5 में हो गया, तो अपन कहते हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इसमें ऑक्सीकरण में होता क्या है? कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब 5 कम हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन के कम होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण
की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 339 देखो भाई, जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है। देखो जल में जो स्थायी कठोरता होती है ना, जो कठोर जल होता है उसका मुख्य उत्तरदायी होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं। कुल मिलाकर के आपको एग्जाम में पूछ सकता है और एनडीए की एग्जाम में तो पूछा भी हुआ है कि जो जल की स्थायी कठोरता होती है ना वो किसके कारण से होती है, वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण से। कैल्शियम के CaSO4 और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण से, किसके कारण से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण से किसका होती है, स्थायी कठोरता होती है किसमें, जल में। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 340 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 340, भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है। देखो भाई साहब, जल की बात कर रही है तो भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो आप बता सकते हो कितना होता है, 11% होता है। कितना होता है, 11% होता है। कैसे निकालोगे, जैसे जल का अणु होता है, एक ही जल का अणु मान लो, ठीक है। भार के हिसाब से बात करें तो 1 ग्राम का, तो 2 ग्राम तो इसका हो जाएगा, और ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम इसका हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया भाई, 2 16 का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रख लेना आप, कितना हो जाएगा, 11%। ठीक है, तो भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में हाइड्रोजन की कितने प्रतिशत होती है, तो 11% होती है। इसके बाद में आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 341 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 341 क्या है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पीने योग्य जल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो ध्यान रख लेना ये कहलाती है निर्लवणीकरण। कौन सी कहलाती है, निर्लवणीकरण। क्या कहलाती है, अशुद्ध जल से पीने योग्य जल बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अगर गंदा पानी हो कहीं पर भी, उसको पीने योग्य पानी बनाना हो तो जो लवणीकरण होता है, निर्लवणीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 342 देखो भाई, परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो परमाणविक दृष्टि से देखा जाए, जैसे जल का अणु होता है, इसमें परमाणविक दृष्टि से हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 67%। कितनी होती है भाई, अब सीधा सीधा पता चल रहा है भाई, 3 यौगिक है तो 3 यौगिक में एक का कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3% हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 67% हो जाएगा परमाणविक दृष्टि से। परमाणविक दृष्टि से तो 67%, और भार की दृष्टि से या द्रव्यमान की दृष्टि से 11%, अभी जस्ट अपन ने देखा था। ठीक है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 343 देखो भाई, परमाणविक दृष्टि से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। अब आप सबको पता है कि ऑक्सीजन 1/3 भाग है, तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा, और हाइड्रोजन की कितनी मात्रा हो जाती है, 67% हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 344 देखो भाई, भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो ये 89% होता है। अब देखो ये चारों पांचों क्वेश्चनों को मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ। देखो भाई, चारों पांचों क्वेश्चनों को एक साथ करवा देता हूँ। जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि अपना जल का अणु है, ठीक है साहब, इसमें क्या है, 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो ये तो हो जाएगा 66%, यानी कि लगभग 67%, यानी कि परमाणविक दृष्टि से तो ये 67% हाइड्रोजन होता है और 33% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये तो पता चल गया आपको। इसके बाद में बात करते हैं अपन द्रव्यमान के अनुसार, यानी कि जो भार के अनुसार होता है वो हाइड्रोजन तो होता है 11% और ऑक्सीजन होता है कितना, 89%। तो ये भी ध्यान रख लेना, भार की दृष्टि से ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और परमाणविक दृष्टि से हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। चारों क्वेश्चन आपको एक साथ कंप्लीट मैंने करवा दिया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 345। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है, आपको पूरी जनरल साइंस अपने चैनल पर मिल जाएगी। पिछले 300 क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 345। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ होता है, तो टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन होता है। कैसा होता है, टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 346 देखो भाई, कौन सी धातु सामान्य तापमान में भी तरल होती है। यानी कि ये पूछ रहा है कि ऐसी, अपन जानते हैं कि सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है, अपन ने पढ़ा है बस सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है। लेकिन एक अपवाद है, कौन सा, वो हो जाएगा पारा। जो पारा या जो मरकरी होती है ये सामान्य टेम्परेचर भी द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा कि कौन सी ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, पारा हो जाएगी, क्योंकि धातुएं कठोर होती है। लेकिन एक अपवाद है, कौन सी हो जाएगी, मरकरी या पारा।
आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 347। देखो भाई, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो ध्यान रख लेना, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा तो होती है 78% किसकी होती है? नाइट्रोजन की। और सबसे कम प्रतिशत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, 0.3% के लगभग, 0.03 या 0.3% के लगभग। तो वायुमंडल में सबसे कम गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसकी मात्रा सबसे कम होती है वायु के मिश्रण में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 348, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो 78% होती है। कितनी होती है? 78%। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन होती है 78% में। ठीक है, तो परसेंट भी याद रख लेना और फर्स्ट रैंक भी याद रख लेना इसकी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 349, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेनोग्राफर के कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिश्रित होती है? देखो, हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर है तो इसमें ऑक्सीजन तो होती ही है, साथ में इसमें एक गैस और भरी जाती है, वो होती है हीलियम। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। तो ध्यान रख लेना, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 350, हीरा किस तत्व का अपरूप होता है? तो ये कार्बन का अपरूप होता है। किसका होता है? कार्बन का अपरूप कौन होता है? हीरा होता है। ठीक है, अपन सभी जानते हैं कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 351। देखो, आप मुझे ये कमेंट करके बताओ भाई, आपको वीडियो की लेंथ कितनी रखनी है? मतलब आपको लंबे थोड़े वीडियो चाहिए या फिर थोड़े शॉर्ट में चाहिए? क्योंकि आप अगर स्किप कर दोगे ना बिल्कुल भी कहीं पर भी वीडियो में, तो आपका जो रिदम है या फिर जो केमिस्ट्री है पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने 350 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए हैं। इतनी अच्छी तरीके से मैंने करवाए हैं कि आपको याद यही हो गए। ठीक है, तो इनको कैसे भी करके आपको याद करना है। मैंने फुल कोशिश की है याद कराने की। इसके बाद मैं आपको PDF दे दूंगा, तो PDF से आप डायरेक्ट इनका रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने 350 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 351 से स्टार्ट करूंगा और लगभग 100-150 क्वेश्चन एक साथ ही कर डालेंगे अपन। ठीक है, तो अगला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि क्लास कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, जैसे कि वीडियो लेंथ ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है, या फिर पढ़ाने की स्पीड कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो या फिर क्लास पसंद आई हो, तो एक कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, 300 क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं, तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा पिछले वीडियो के, वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, तभी आपको जो जैसे मेरा नया वीडियो आता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाएं। और इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।